हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आ गए हैं नए सेशन में और हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? क्वेश्चन नंबर 41 तक, 40 तक कर लिए, 41 पे पहुँच चुके हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ का। अच्छा, हो क्या रहा है? जो बच्चे आज नए हैं, पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पहली बार वीडियो में देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, जो बच्चे नीट के जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और ट्वेल्थ वाले बच्चे भी जो अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पुराने आए हुए नीट के भी, मेंस के भी आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है, पहले 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं ट्वेल्थ के, ये 5वां चैप्टर हमारा फिलहाल चल रहा है और 5वें चैप्टर के 40 क्वेश्चन तक कर लिए। 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 41, आप जहां पे भी पढ़ रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको मतलब आपने थ्योरी कहीं पे भी पढ़ी है उससे कोई दिक्कत नहीं, आपने ऑनलाइन पढ़ी है, ऑफलाइन पढ़ी है, यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, मतलब करके मजा आ जाएगा। चलो, इफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of an atom of diamagnetic material, okay, paramagnetic material and ferromagnetic material is denoted by mu d, mu p, mu f respectively, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो मैं याद दिला देता हूं आपको। 3 तरीके के मटेरियल थे, डायामैग्नेटिक, डाया, एक था पैरा और एक था फेरो। 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, 3 तरीके के मटेरियल। ठीक है बच्चों, डाया में कौन से एटम आते थे? डाया में ऐसे एटम आते थे जिनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता था। पैरा में ऐसे एटम आते थे जिनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है रैंडम डायरेक्शन में। मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है एटम का, इसका इधर है। फेरो में भी ऐसे ही होता था, रैंडम डायरेक्शन में सबके अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट होते थे, फेरो में भी रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से होते थे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट का मीनिंग क्या है। देखो, एटम क्या होता है? एटम होता है बीच में तो एक न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, एन कह दो इसको। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके घूमने से एक करंट पैदा होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा होगा तो उसके अपोजिट में एक करंट होगा। इलेक्ट्रॉन का चलना, किसी चार्ज का चलना करंट होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब करंट है। जब करंट होता है तो हमने पढ़ा है करंट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो खुद सोचो, इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। बिल्कुल, उस मैग्नेटिक फील्ड की अपनी होती है एक डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ। वो जो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी को कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। साउथ से नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। ये इस चैप्टर में हमने काफी बार पढ़ भी लिया है। अब डायामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन, मान लो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमेशा पेयर में घूमते हैं, स्पिन करते हैं पेयर में। 2 एक साथ करेंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट करेंगे, मतलब एक ऐसे कर रहा होगा, उसी के पेयर वाला एक ऐसे कर रहा होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, घूमते हैं, तो पेयर में करते हैं। एक ऐसे घूम रहा है, दूसरा उसी के साथ वाला ऐसे घूम रहा है, एक पेयर हो गया है। तो उनको हम इस तरह से दिखाते थे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। एक इलेक्ट्रॉन
दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, एक और पेयर बन गया, 4 हो गए, एक और पेयर बन गया, 6 हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म कर देते हैं। कैसे? ये पहले 2 को देखो आप, पहले 2, एक अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट। भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उसका करंट, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उसका करंट, अपोजिट होंगे ना दोनों के करंट। हाँ, अब करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा तो दूसरे का इधर बनेगा, आपस में कैंसिल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इन दोनों के भी कर रहे हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बना के एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं तो एटम के पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बचता है? 0। ऐसा एटम या ऐसा सब्सटेंस जिसके एटम के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, कोई, ये समझ लो डाइपोल मोमेंट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड मीनिंग यहां पे डाइपोल मोमेंट। तो इसके एटम्स के पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो ऐसे एटम्स किसके होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम है और उसका डाइपोल मोमेंट हम एम से कह रहे हैं, इन्होंने इसको म्यू से कर रखा है, म्यू से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक मोमेंट, वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एटम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। लेकिन पैरा में ऐसे नहीं होता और ना फेरो में ऐसे होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के, भाई जैसे यहां पे तो इलेक्ट्रॉन 6 थे, मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है 7, तो 6 तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को पेयर बना के, लेकिन एक तो बचेगा ना, तो एक के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसलिए यहां पे अगर डायामैग्नेटिक का एटम की बात करोगे ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0 है। फेरोमैग्नेटिक मोमेंट का एटम ऐसे दिखाएंगे और उसमें एक एरो लगा देंगे, इसका मतलब है इस एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये है आपका पैरा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 नहीं है, आपस में सारे कैंसिल नहीं हुए। यही काम सेम फेरो में होता है। तो फेरो का भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, म्यू एफ, वो भी 0 नहीं होगा। ऑप्शन ढूंढ लो। अब आपको यहां से साफ साफ पता चला गया, डायामैग्नेटिक का एटम है, उसका नेट में उसका मैग्नेटिक मोमेंट सारे उसका मिला के, उसके एक एटम का मैग्नेटिक, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने भी हो सकते हैं, उनके सबके इलेक्ट्रॉन्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो 0 होता है, क्योंकि उसमें पेयर बना के सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पैरा में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, क्योंकि पेयर बनते जरूर हैं। भाई जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 के पेयर बन गए, 1 2 3, 3 पेयर बन गए, एक खाली रह गया, एक तो बचा। ये तीनों तो आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये तो बचेगा, तो एक खाली रह गया। तो इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो म्यू पी 0 नहीं होगा। ऐसे ही म्यू एफ, इसमें भी ऐसा नहीं होता, वो भी 0 नहीं होगा। बस ये बात समझ लो आप। तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। म्यू डी 0 होना चाहिए इसमें, म्यू डी इसमें 0 नहीं है, ये गलत हो गया। म्यू डी इसमें भी 0 नहीं दे रखा, ये गलत हो गया। म्यू डी इसमें भी 0 नहीं दे रखा, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? म्यू पी 0 नहीं है, म्यू एफ 0 नहीं है, ये सही है ना। तो पैरामैग्नेटिक का एक एटम, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता, और फेरोमैग्नेटिक का भी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने चीज पढ़ी होगी, थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में बताने की कोशिश की है। वैसे तो ये एक मतलब बस 5 सेकंड का क्वेश्चन था, देखते इसका आंसर करना था, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मैंने आपको याद दिला दिया कि आपने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, समझते हैं क्या है। सवाल को ध्यान से समझना, पहले ध्यान से सुनना, उसकी प्रॉपर्टी याद करना, अपने आप याद आ जाएगा। There are 4 lightweight road samples A, B, C, D separately suspended by threads. A bar magnet is slowly brought near each sample and following observations are noted. देखो यहाँ पे 4 अलग अलग रोड्स हैं आपके पास, 1
2, ऐसे ही 3 और 4 रोड्स हैं ये। चारों रोड्स अलग अलग मटेरियल से बनी है। ठीक है, चारों का नाम रख देते हैं, इसका A, इसका B, इसका C और इसका D, ऐसा इन्होंने दिया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि अगर हम ए बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैंपल, इन चारों के पास एक एक करके हम मैग्नेट को लेके आते हैं। चलो जी, एक मैग्नेट को हम इसके पास लेके आ रहे, ये तो बताया नहीं कि नॉर्थ लेके आना साउथ, तो कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि मैग्नेट को नॉर्थ लेके आ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, चारों के पास हम मैग्नेट को लेके आए। ओके, अब इन्होंने कहा इस सैंपल एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड, और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की गई। पहली, ए इज फीबली रिपेल्ड, ए को वो धीरे से रिपेल करती है। ठीक है, ए इससे क्या होता है, रिपेल होता है, मतलब इससे दूर भागता है। आपको पता होना चाहिए मैग्नेट से कौन सा मटेरियल दूर भागता है, डायामैग्नेटिक। तो साफ साफ पता चल गया ए है डायामैग्नेटिक। ठीक है, फिर कहा बी इज फीबली अट्रैक्टेड, फीबली का मतलब है बहुत धीरे से। ठीक है, बी इसके पास अट्रैक्ट होता है, तो धीरे से अट्रैक्ट कौन होता है मैग्नेट के साथ, पैरामैग्नेटिक। तो ये साफ पता चल गया बी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। सी इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड किसके साथ होता है, फेरो के साथ, फेरो के साथ, मतलब फेरो जो होता है वो मैग्नेट के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। एंड डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, डी जो है अनअफेक्टेड रहता है, ना तो वो अट्रैक्ट हो रहा है ना रिपेल हो रहा है। मीनिंग समझ रहे हो कि वो मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है। ये कैसा मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक। ओके, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। चलो जी ठीक है, अब यहां से ऑप्शन ढूंढ लो। पहला, ए इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नहीं, गलत, ए तो डाया है। फिर बी इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बी इज पैरामैग्नेटिक, देखो करेक्ट। फिर सी इज डायामैग्नेटिक, सी फेरो है, ये भी गलत है। एंड डी इज फेरोमैग्नेटिक, ये भी गलत है, डी नॉन मैग्नेटिक है। तो इसलिए ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया, देखते हैं क्या बोल रहा है। ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्राउट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, इट इज अट्रैक्टेड बाय द पोल्स। अरे ये तो बहुत आसान है, डायामैग्नेटिक को कोई से भी पोल के पास लेके आओ आप, वो हमेशा रिपेल करेगा, कोई सा भी पोल हो चाहे। तो अट्रैक्ट बाय द पोल्स गलत, रिपेल करेगा, रिपेल्ड बाय द पोल्स। रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल, अट्रैक्ट बाय द साउथ पोल गलत, दोनों से रिपेल करेगा। अट्रैक्ट बाय द नॉर्थ पोल और रिपेल्ड बाय द साउथ पोल, ये भी गलत, दोनों से रिपेल करता है। उसकी तो प्रॉपर्टी होती है, ये इसके अंदर गुण होता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। जब आप मैग्नेट को पास लेके आओगे तो चाहे उसका साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, वो दोनों से दूर भागेगा, क्योंकि पोल के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो दोनों से दूर भागेगा। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन हो गया बी। आसान सवाल था। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, देखते हैं। 44 2023 में आया हुआ है मेंस में। ठीक, असर्शन रीजन है, असर्शन पढ़ते हैं पहले। असर्शन और रीजन को करने का तरीका सुनिए। पहले असर्शन को आपको पढ़ना है और उसे चेक करना है कि क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है। पहला काम, when a bar of copper is placed in an external magnetic field, lines get concentrated inside the bar। अगर हम कॉपर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो कॉपर ये कह रहा है कि वो लाइनों को अपने अंदर खींच लेता है ऐसे,
ऐसे लाइंस को अपने अंदर खींच लेता है। ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं, लाइंस को खींचता है हमेशा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पर कॉपर तो आपको पता होना चाहिए डायामैग्नेटिक होता है। जब डायामैग्नेटिक होगा तो ये लाइंस को अपने अंदर नहीं खींचेगा, लाइंस को दूर हटाएगा अपने से। ये रहा कॉपर, डायामैग्नेटिक है, लाइंस अगर इसके पास भी आ रही होंगी तो इनको दूर कर देगा इस तरह से। लाइंस इसके पास भी आ रही होंगी तो ये इनको दूर कर देगा अपने से, ठीक है, ये है सही। तो इस हिसाब से तो असर्शन क्या हो गया हमारे लिए गलत, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है कि ये लाइंस को अपने अंदर खींच लेता है, कॉन्सेंट्रेट कर लेता है अपने अंदर, लाइंस को अपने अंदर खींच लेता है, ऐसा नहीं है, गलत हो गया। रीजन, कॉपर इज ए पैरामैग्नेटिक, गलत। मैंने अभी बताया कॉपर क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन डी। आसान सा सवाल था ये, बस प्रॉपर्टी पता होगी तो एकदम से कर लोगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाय। भाई ये तो आसान सा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है और 2025 में आया हुआ है। अब देख लो आपके कितना आसान सवाल मेंस में आया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल, ये रखा है स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल। स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एक मैग्नेट ही तो होती है स्मॉल। मान लीजिए इधर इसका नॉर्थ इधर साउथ, उसकी एक्सिस पर, यहाँ पर सेंटर से कितनी दूर, r डिस्टेंस पर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो किसी डाइपोल की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है b एट एक्सिस, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, उसका डबल कर दो 2m अपॉन में r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो आप चेक कर लो है कोई सा ऐसा, 2m अपॉन r क्यूब, आंसर ए हो गया। और डायरेक्शन क्या होती थी वो भी याद करो, जिधर m की डायरेक्शन होती थी, साउथ से नॉर्थ m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इधर ही फील्ड की डायरेक्शन होगी b की, ये b की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन और फॉर्म वो वैल्यू दोनों याद होनी चाहिए आपके। यार बहुत आसान सवाल था ये भी, 25 में आया था। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, दिखाई तो दे रहा, हाँ सही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल प्लेन in an external magnetic field B such that its plane is normal to B। अच्छा, एक लूप है, उसको हमने मान लीजिए एक रस्सी से लटका दिया, ये लूप है, ठीक है, लूप ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है। इन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, उसका प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे लूप है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको याद होना चाहिए ये लूप है तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर लूप ऐसे है तो ये उसका एरिया है, और एरिया का वेक्टर जो होता है वो लूप के एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो ठीक है, ये एरिया वेक्टर इसका इधर ही है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ओके, जिधर एरिया वेक्टर होता है उधर ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ही कह दो आप इसको, ओके। अब हमने क्या किया, वर्क डन इन रोटेटिंग दिस बाय लूप 45 डिग्री। अभी फिलहाल m और b के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है। इधर ही मैग्नेटिक मोमेंट है लूप का और इधर ही b, ठीक है, तो इनके बीच में 0 डिग्री। अब हम उसको घुमाते हैं और घुमा के इसका एंगल 45 करते हैं। θ2 की वैल्यू 45 कर दी हमने, θ1 कितना था, 0, पहले एंगल था 0 और अब कर दिया वो 45। तो बताओ हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो याद करो वर्क का फॉर्मूला वो था mb cos θ1 माइनस cos θ2। अगर किसी मैग्नेटिक
डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाना है तो इतना वर्क करना पड़ता है, ये वर्क का फॉर्मूला है। एम बी ये बन गया cos θ1 मतलब 0 डिग्री माइनस cos θ2 45 डिग्री। एम बी cos 0 की वैल्यू cos 0 हो जाता है 1 और माइनस cos 45 1/√2। चलो एम बी 1 माइनस 1/√2 को 1.41 लिख सकते हो आप, ठीक है। 1.41 डिवाइड करेंगे एम बी 1 माइनस, मैं जरा सॉल्व करके देखता हूँ, 1 आप कहोगे सर छोटी सी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेते, अरे यार 1.41 करने तो डिवाइड, ये 0.7 के करीब आ गया, बस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.3 MB। ऑप्शन चेक कीजिए, बी ऑप्शन है 0.3 MB। ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आसान था ये भी सवाल, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, 2 लगा दिए एक साथ। इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, इट्स परमिबिलिटी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स अनचेंज्ड, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ओके, सबसे पहले तो ये टर्म समझनी है, ये है क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब हो गया यहाँ पे जो फील्ड बाहर से लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग आप लोगों को पता ही है, लो मैं बता देता हूं फिर भी एक बार। मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता क्या था, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो कुछ भी हो सकता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो उसको एक फील्ड के अंदर रखते हैं हम, बाहर से जो फील्ड लगता है, उस फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, जो बाहर फील्ड लगा होता है कि बाहर कितना फील्ड लगा है, इस सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने के लिए जो बाहर से हम फील्ड लगाते हैं वही H होता है, उसको कहते थे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यही है, इसी की वजह से बनने वाला जो फील्ड होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब जो बाहर का फील्ड लगा होगा यहाँ पे, आप सीधे से कह सकते हो बी एक्सटर्नल, इसको बोलोगे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाया जाए तो इसकी परमिबिलिटी, किसकी परमिबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। मान लीजिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरो, इसकी परमिबिलिटी याद करो क्या होती थी, म्यू की वैल्यू, तो इसकी परमिबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। देखो होता क्या है, पैरामैग्नेटिक में तो परमिबिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है लगभग, बाहर कितना भी फील्ड हम बढ़ा लें कम कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरा में और डाया में। क्योंकि अगर उसका ग्राफ चेक करोगे आप, मान लो इधर H और इधर I, तो पैरा और डाया के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है कांस्टेंट, तो उसका जो स्लोप होता है ये थीटा, टेन थीटा, इसको कहते हैं इसका स्लोप, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, I/H होता है ये। और यही स्लोप क्या कहा जाता है यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी, काई बोलते हैं इसको, ठीक है, चाई भी बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, काई। तो ये ससेप्टिबिलिटी है I/H, तो ये कांस्टेंट होती है किसके लिए, यही ग्राफ होता है डाया में, बस उसमें फर्क ये होता है I की जगह -I होता है, और यही पैरा में होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डाया और पैरा के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक। मैं क्यों बता रहा हूं, रीजन है, और क्योंकि
पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक का जो परमिबिलिटी होता है म्यू, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 1 प्लस काई। तो अब सोच के देखो, अगर ये कांस्टेंट है तो 1 प्लस काई भी कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो सीधी सी बात हो गई कि पैरा हो चाहे और डाया हो चाहे, दोनों तरीके के सब्सटेंस में जो उसकी परमिबिलिटी होती है, म्यू को क्या कहते हैं, परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, जो उसकी परमिबिलिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, लेकिन अब आ जाओ फेरो में। फेरो में आई और एच का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये मान लीजिए आई इधर, इधर एच, ऐसा बनता है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसा होता है इस तरीके से। मतलब शुरुआत में तो इसका मतलब अगर आप इसका स्लोप देखोगे तो शुरू में इसका स्लोप ऐसे करके बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एच की वैल्यू बढ़ाई, आई की वैल्यू बढ़ गई, आसानी से अलाइन होंगे। कुछ कुछ ऐसा ही होता है। एक मिनट में जरा कंफर्म कर लेता हूँ बुक में। हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, आई और एच शुरुआत में अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे, इसका स्लोप देखोगे तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ से ये एंगल है, फिर एकदम से ये हो गया, एंगल बढ़ता जा रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में जो काई है, काई की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, स्लोप जो है वो काई है आई और एच के ग्राफ में। तो जब देखो ये इंक्रीज होगा एच के साथ, ये इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे काई की वैल्यू शुरू में इंक्रीज हो रही है और फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है। तो ये बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काई बढ़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ काई बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि म्यू नॉट और 1 तो कांस्टेंट है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब आंसर तो इंक्रीज आएगा शुरुआत में और फिर डिक्रीज, फिर एक टाइम के बाद फिर डिक्रीज होने लगता है क्योंकि फिर स्लोप घटने लगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज, तो पहला डिक्रीज दिया ये गलत हो गया, इंक्रीज दिया ये सही हो सकता है, रिमेन्स अनचेंज ये गलत हो गया, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज ये गलत हो गया, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज ये गलत नहीं, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। अब तो फिर तो बस ऑप्शन यही बचा बेस्ट, पर ये जो डिक्रीज वाला तो लिख नहीं रखा तो कोई बात नहीं, इंक्रीज लिख रखा है, शुरुआत वाला लिख रखा है। तो जैसे जैसे हम एच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसमें उसकी परमिबिलिटी बच्चों बढ़ती है। ठीक है, आसान टॉपिक एकदम। चलो जरा 48 पे करते हैं काम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। अच्छा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। मतलब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है, फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का लगा हुआ है, इनमें से ये जो नीचे मटेरियल दिए हैं इनमें से कौन नहीं मॉडिफाई कर सकता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। मतलब ये जैसा है वैसा ही रहे। अब ऐसा जैसा है वैसा ही रहे, उसके लिए आप याद करो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखने को मिलता है आपको, जब आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वे लाइन इससे दूर भागती है, इस तरीके से भागती है, ऐसे भागती है। और अगर पैरा रखोगे, पैरा, तो लाइन इसके पास, इसके अंदर से होके जाएंगी, ये उनको अट्रैक्ट करेगा लाइंस को, ऐसा। तो अगर आपने इसमें पैरा रख दिया तो ये लाइनें पास आ जाएंगी, ये पैरा, या फैरो रख दिया तो फैरो के भी अंदर आ जाती हैं, फैरो के भी अंदर से होके जाती हैं लाइनें, इस तरह से वो भी उनको अट्रैक्ट करता है लाइंस को। तो अगर आपको ऐसा रखना है तो इसमें आपको कैन नॉट मॉडिफाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल फील्ड एज शोन इन फिगर। इनमें से कौन ऐसा है जो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता।
मैग्नेटिक फील्ड, भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है इसको मॉडिफाई नहीं होने देना है, मतलब इसको बदलने नहीं देना है। अगर पैरा रखा फेरो रखा तो ये बदल जाएगा यार। आंसर इन्होंने ये दे रखा है, या हम कुछ क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। आंसर तो मेरे हिसाब से तो ये कॉपर होना चाहिए, कॉपर डायामैग्नेटिक होता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली जो हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि जो ये पूछना चाह रहा है वो कुछ ये है कि इन चार, ये जो सामने दिए हुए हैं हमें, इन चारों में से कौन ऐसा पैटर्न नहीं दिखा सकता। अब देखो कॉपर डायामैग्नेटिक होता है, उसका भी पैटर्न यही होता है। सोडियम क्लोराइड भी डायामैग्नेटिक ही होता है लगभग, तो उसका भी पैटर्न यही होगा। सिलिकॉन है तो सेमीकंडक्टर, लेकिन वो भी डायामैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करेगा, तो वो भी इसी तरीके का पैटर्न दिखाता है। मतलब ये तीनों तो डायामैग्नेटिक हो गए, वे तो पैटर्न ऐसा दिखाएंगे, तो बचा सिर्फ निकल, इसलिए इसका आंसर निकल दे रखा है। क्योंकि यहां से पढ़ने में थोड़ा सा अनक्लियर सा था, फिर मैंने वीडियो को पॉज किया और थोड़ा सोचा कि ये मतलब कहना क्या चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से ये यही कहना चाह रहा है। बाकी भाई आप लोग देख लेना, और कहीं पे इसका कुछ और आंसर दिया हो तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से ये यही कहना चाह रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मैंने लगा लिया, देखते हैं क्या कहा। इसमें कहा है द रिलेटिव, ये उसी का 48 का बी पार्ट है ये सब आए हुए क्वेश्चन थोड़े 100 से ज़्यादा बन रहे थे, तो मैंने उनको ए बी पार्ट में करके रख दिया। आए हुए ये क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं। देखो ये 23, 24 में आया, 24 में आया। ठीक, तो क्या बोला इसने, सब आए हुए मेंस के हैं। द रिलेटिव permeability of a substance X is slightly less than unity and substance Y slightly more than unity। याद करो रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर, उसका फॉर्मूला होता था 1 प्लस चाई। अब सोच के बताओ जरा मुझे, चाई की वैल्यू पैरामैग्नेटिक के लिए कितनी होती थी? पैरा के लिए होती थी पॉजिटिव और जीरो के काफी करीब, जीरो के काफी करीब पॉजिटिव। तो अगर जीरो के काफी करीब लेंगे तो मान लो मैंने ले लिया 0.000001 ऐसा ले लिया, तो 1 प्लस ये पैरामैग्नेटिक के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव वैल्यू भी है और छोटी वैल्यू भी है। तो पैरा में यही होता है, काई की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है और पॉजिटिव होती है। तो ये 1.000001 हो गया। क्या ये 1 से बड़ा है? स्लाइटली 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब इसने कहा था 1 से बड़ा, y इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी। तो y तो हो गया क्या? पैरा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है। और अगर आप बात करोगे डाया के लिए, तो डाया के लिए ये काई की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होती है। कैसे? क्योंकि उसकी काई की वैल्यू माइनस में होती है, 1 प्लस काई, और काई ये होता है निगेटिव। डाया के लिए ये क्या होता है? निगेटिव। होता बहुत छोटा है ये भी। तो 1 माइनस 0.000001 आ गया, तो ये 0.9999 और 99 बन गया, ऐसे बन गया ये। तो ये 1 से थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए हमारा जो x हो गया वो डाया हो गया। y पैरा और x डाया। अब ऑप्शन देख लो, x तो डाया, x पैरा यानी x डाया, y फेरो नहीं, x एंड y बोथ पैरा नहीं, x डाया y पैरा, ये ठीक है, x डाया y पैरा, डी ऑप्शन। चलो 49 देखो इसका ये पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन काई इन द रेंज ऑफ 0 से एप्सिलॉन, पॉजिटिव और स्मॉल। मतलब कौन सा सब्सटेंस ऐसा होगा जिसमें से, तो सिंपल सी बात है पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, और वो एल्यूमिनियम है पैरा, इसलिए ऑप्शन इसका। क्योंकि देखो इसने क्या किया, काई की वैल्यू 0 और एप्सिलॉन के बीच में है, एप्सिलॉन कोई छोटा नंबर है, 0 और उसके बीच में। अब आपको पता है काई की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव और स्मॉल किसके लिए होती है?
अगर पॉजिटिव और लार्ज है तो होता है फेरो, और पॉजिटिव है और स्मॉल है काफी तो वो होता है पैरा। अब इसमें पैरा कौन सा है? एल्यूमिनियम इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसलिए एल्यूमिनियम पर निशान लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने। ये 49 का बी पार्ट है, सब आए हुए क्वेश्चन चल रहे हैं जो जेईई मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स? इनमें से कौन सा पेयर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का है? कॉपर डाया होता है, एल्यूमिनियम पैरा होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सोडियम एंड कैल्शियम ये दोनों ही डाया होते हैं, सॉरी पैरा होते हैं, पैरा। सोडियम और कैल्शियम पैरा होते हैं, तो यही ऑप्शन बैठेगा। लीड डाया होता है, आयरन फेरो होता है। लीड डाया होता है या पैरा होता है? नहीं, डाया ही होता होगा, शायद डाया ही होता है, देख लेना एक बार। वैसे ये नहीं है क्योंकि लीड आयरन तो फेरो हो गया, तो ये तो बैठ नहीं सकता ऑप्शन। निकल और कोबाल्ट ये दोनों ही फेरो है, ये भी नहीं बैठ सकता ऑप्शन, ऑप्शन बी बैठेगा। चलो अब 50 का ये पार्ट। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्राउट वन बाय वन नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, इट्स रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल, अट्रैक्ट बाय साउथ पोल। ये मैं पहले बता चुका हूँ। डायामैग्नेटिक हमेशा रिपेल करता है, पैरामैग्नेटिक हमेशा अट्रैक्ट करता है। पोल कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमारा आंसर डाया के लिए रिपेल ही आएगा दोनों से। रिपेल्ड बाय नॉर्थ, अट्रैक्ट बाय, नहीं अट्रैक्ट नॉर्थ, रिपेल्ड बाय साउथ, नहीं नहीं ये हुआ, नहीं अट्रैक्ट, नहीं रिपेल्ड बाय नॉर्थ एज वेल एज साउथ, ये ठीक है, डी दोनों से रिपेल करेगा। ठीक है जी, चलो अगला सवाल लगाते हैं। चलो एक और आसान सा सवाल लग गया। ये 50 वाले क्वेश्चन का बी पार्ट है, बिल्कुल आसान है ये भी। ए बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। मान लीजिए यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b लगा हुआ है, एक मैग्नेट को हमने इसके अंदर रखा, मैग्नेट इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m वो होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरफ। अब m और b दोनों पैरेलल है, b देखो ये रहा और m भी इसी डायरेक्शन में है m, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री हुआ, तो इस पे पूछा है कि इस पे लगने वाला फोर्स, फोर्स तो आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb साइन थीटा। जब थीटा यहाँ 0 डिग्री है तो ये भी 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए ऑप्शन हमारा होना चाहिए जिसमें दोनों 0 हो। 0 0 0 एंड 0 मतलब सी। चलो ठीक है, आसान आसान से सवाल थे, सारे कर लिए हमने आज। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सारे पसंद आए हो ना आए हो, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लोगों को, नीट वाले बच्चे हैं जो, मेंस वाले जो बच्चे हैं, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बार बार कहता हूँ, नीट वाले स्टूडेंट्स को भी मेंस के क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि एनटीए पेपर बना रहा है, तो एनटीए ही जेईई मेंस का पेपर बनाता है, एनटीए ही नीट का पेपर बनाता है। अगर आप एक बार मेंस वाले आए हुए लेटेस्ट के क्वेश्चन करते हो तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट में भी मिल जाते हैं। सेम टू सेम से मतलब ये हुआ कि कुछ तो सेम मिल जाएंगे, कुछ बस डिजिट्स बदल देते हैं, वो उस तरह से मिल जाते हैं। करने जरूरी है नीट वालों के लिए भी। ठीक, चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, और अपने स्टूडेंट्स, मतलब अपने साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये एक शेयर करना होता है कि बस ऐसे ही शेयर कर दिया मोबाइल से, एक होता है बताना, तो उनको बताइएगा। तो उसमें क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों की वजह से चैनल पे ग्रोथ आएगी, मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों के साथ पढ़ाई करने में, पढ़ाने में। ठीक है ना, चलो बाकी कल करते हैं अगला सेशन। ज़्यादा देर का नहीं बन पाया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, 10 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, छोटे छोटे सवाल थे। कल करते हैं बाकी। ओके बच्चों।